चलिए भाई, एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी है, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो नई वैकेंसी आई है 2025 के लिए यूपी स्पेशल, उसके लिए ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच टारगेट एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसे एग्जाम तक कंप्लीट कराया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और उनकी व्याख्या के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस का यहाँ पर रिवीजन एक तरह से कराया जाएगा। हमारा मेन फोकस होगा क्वेश्चन की व्याख्या पर और किस तरह से आप उनको समझ पाएं, उसकी ट्रिक आपको दी जाएगी। क्योंकि इतिहास विषय ऐसा है जिसे अगर आप बहुत दिनों तक नहीं पढ़ते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम इस सीरीज के माध्यम से हम आपके संपूर्ण विषय का अध्ययन करा सकें, आपको रिवीजन करा सकें। और इस प्रैक्टिस सेट के अलावा 2 प्रोग्राम और हैं हमारे इस एग्जाम को लेकर के। पहला प्रोग्राम हमारा क्रैश कोर्स का, तो क्रैश कोर्स एलटी ग्रेड जीआईसी इनके लिए तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। 80 से 85 लेक्चर में संपूर्ण इतिहास का डिटेल्स पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जो कि जुलाई लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साकेत सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करके और ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 तरह के प्रयास हम कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। पहला, ये टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। अभी फिलहाल 2 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू किए जा रहे हैं। एक तो इतिहास का है और दूसरा जो है नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का है। और इसके अलावा ये जो 2 प्रोग्राम मैंने और बताए, उनमें हमारा क्रैश कोर्स होगा और पूरा एक फाउंडेशन कोर्स होगा जो ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की ये जो प्रैक्टिस सेट है। आप टॉपिक देख ही रहे हैं, पाषाण काल, स्टोन एज से हम शुरू करेंगे। हमारे आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। और पहला क्वेश्चन हमारा है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? पाषाण काल से ये क्वेश्चन है हमारा। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति इनमें से कहाँ से प्राप्त हुई है? अच्छा, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम और डिटेल्स आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन पर बात कर लें, फिर आपको और बताएंगे। पहला है विंध्य घाटी, यहाँ पर हम लिख देते हैं विंध्य विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन बी, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन सी, बागोर के मध्य पाषाण काल से। और ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। देखो, ये जो पाषाण काल का विभाजन है, इसके संदर्भ में थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर हम इसके उत्तर की तरफ आपको ले चलेंगे। इतिहास का जो विभाजन है, आरंभ में इतिहास का जो विभाजन है वो 2 आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? पहला है लेखन सामग्री के आधार पर, यानी कि इतिहास की जो लेखन सामग्री मिली है उसके आधार पर। और दूसरा, जो प्राचीन मानव द्वारा औजार प्रयोग में किए जाते थे, औजार या उपकरण, उन उपकरणों के आधार पर इतिहास को विभाजित किया जाता है। तो लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्राक प्लस ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास से पूर्व, यानी कि जब इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ नहीं हुई थी, जब लेखन शैली लिपि का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले 2 बातें होती हैं। एक होती है लिपि, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। एक होती है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लिपि या स्क्रिप्ट की। तो जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले का जो इतिहास है, इसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि वह समय जब लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। इसलिए इस इतिहास की पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। दूसरा चरण जो है लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन, वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब लेखन शैली तो विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि
सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में अक्षर ज्ञान तो था, हमको लिपि मिली है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु काल किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह दौर जहां से लेखन शैली का विकास भी हो गया, यानी कि लोगों को लिखने का भी ज्ञान था और उनके द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़ा भी गया है। ये ऐतिहासिक काल की शुरुआत यहाँ से होती है और ये शुरू होता है महाजनपद काल से। महाजनपद काल, महाजनपद काल का आरंभ कहाँ से हुआ है? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ये तो था लेखन शैली के आधार पर। अब प्राप्त उपकरणों के आधार पर, तो उपकरणों के आधार पर जो इतिहास का विभाजन किया गया है उनमें से पहला चरण है पाषाण काल, क्योंकि आरंभ में मनुष्य ने जो औजार प्रयोग किए थे वो किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे, तो इसीलिए उस काल को पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, अब ये पाषाण काल का विभाजन भी कई भागों में किया गया है। और पाषाण काल के बाद क्या आ जाता है? पाषाण काल के बाद आ जाता है, क्योंकि पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था वह थी तांबा, यानी कि ताम्र। तो कुछ समय तक तांबा और पाषाण दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया, तो आ गया ताम्र पाषाण काल। क्या आ गया? ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल के बाद आ गया धातु काल। क्या आ गया? धातु काल, जब धातु का प्रयोग किया जाने लगा। और धातु काल में भी तांबा, कांसा और आगे लोहे का प्रयोग किया गया। तो कुल मिलाकर के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार के आधार पर और लेखन शैली, तीनों के आधार, दोनों के आधार पर ही इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। ये चीज यहाँ आपको याद में रखनी है। अब देखो पाषाण काल, ये प्रश्न पाषाण काल से है, तो पाषाण काल की जो व्याख्या थी या पाषाण काल के अंतर्गत एक लेखक, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था लारटेट। क्या नाम था? लारटेट। इस नाम को याद रख लो, लारटेट। ठीक है, ये लारटेट नामक विद्वान ने 1970 में, तारीख भी याद रखना है, 1970 में पाषाण काल को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया। क्या किया? इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, क्योंकि पाषाण काल बहुत लंबा था, है ना? पाषाण काल बहुत लंबा था, तो इसीलिए पाषाण काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। अच्छा, पाषाण काल के बारे में सबसे पहली जानकारी कहां से मिली? ये मिली 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में, और नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। बहुत फेमस नाम है, खूब सुना होगा आपने, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ब्रूस फुट या ब्रूस फ्रूट। ठीक है, दोनों ही तरह से मिलता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, ध्यान से सुनिएगा, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, अच्छा होगा कि आप इस प्रैक्टिस के समय एक नोटबुक सामने लेकर के रखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते जाएं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला पाषाण कालीन उपकरण खोजा। समझ रहे ना? पाषाण कालीन प्रथम उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा 1863 में, जो क्वार्टजाइट पत्थर से बना था और उसे हस्त कुठार या हैंड एक्स के नाम से जाना गया था। तो हालांकि ये निम्न पुरा पाषाण काल था, तो इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये जो लारटेट थे, लारटेट ने कहा कि पाषाण काल तो बहुत लंबा दौर था, तो पाषाण काल लंबा दौर था, इसीलिए तो फिर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इन 3 भागों में इन्होंने कैसे इसको बांटा? इन्होंने कहा पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। अब ये तीनों ही पाषाण काल ही हैं, यानी कि ये इतिहास का वो समय है, तीनों दौर वह हैं जब मानव पाषाण या पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रयोग करता था, लेकिन समय के साथ साथ उनके उपकरणों का स्वरूप बदलता गया, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया। अब इनमें भी सबसे बड़ा समय क्या था? पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया। किस तरह से बांटा गया? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, जितना संभव है हम उतना यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा व्याख्या हम पढ़ा तो नहीं सकते इसमें,
प्रैक्टिस के दौरान जितनी पॉसिबिलिटी है उतना हम जरूर आपको बताएंगे। तो पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि इस प्रश्न में जो शब्द इस्तेमाल किए गए ना, निम्न, पूर्व, चाहे पूर्व पाषाण कहें या पुरा पाषाण कहें, एक ही बात है। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया। बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, ये इस प्रश्न का ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ए, विंध्य घाटी के निम्न पुरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी, सोन घाटी के मध्य पुरा पाषाण काल से, ऑप्शन सी, बागोर के मध्य पाषाण काल से, और ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। इन प्रश्नों को रटोगे ना, जितने बार रटोगे उतने बार भूल जाओगे, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही आप समझ सकते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ती है, ये जो घाटी है यहाँ पर, विंध्य घाटी। विंध्य घाटी या बेलन घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना, अगर बेलन घाटी होती तब भी सही होता। तो विंध्य घाटी जो है मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है, और यहीं पर जो है लोहदा नाला नामक एक स्थान है, ठीक है, लोहदा नाला नामक, याद रखना, लोहदा नाला। हो सकता है अगला प्रश्न यहाँ लोहदा नाला लिखा हो, तो लोहदा नाला नामक स्थान से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी का अवशेष मिला है। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है, हड्डी द्वारा निर्मित मातृ देवी। हालांकि ये इस मातृ देवी का क्या मतलब है, क्या मूर्ति पूजा होती थी, ये सब बातें इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक प्रकार से ये अस्थि का प्रमाण है, क्योंकि हड्डी अस्थि है। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा का सबसे प्राचीन, यानी कि हड्डी का जो अस्थि का सबसे प्राचीन जो ये एक प्रकार से साक्ष्य है भारत में, वो यहाँ से मिला है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया और पूछा गया। तो ये इसका सही उत्तर हुआ, और यहीं से यह पता चलता कि जो वास्तव में स्पष्ट रूप से मानव का क्या स्वरूप था और किस प्रकार का मानव उस दौर में था, क्योंकि मानव का भी जीव का विकास हुआ है ना समय के साथ। तो इस पहले प्रश्न की व्याख्या में इतना समय लग गया। चलो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना समझते हैं, बूचड़खाना जहां पशु बाड़ा होता है, पशुओं को रखा भी जाता है, और वहां पर पशुओं की खाल वगैरह से कोई सामान बनाया जाता है, या उनकी हड्डियों से कोई सामान बनाया जाता है। तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ए, महदहा से, बी, चौपानी मांडू से, सी, दमदमा से, और डी, सराय नाहर राय से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माहदहा से। माहदहा से ये बूचड़खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो माहदहा है ये कहां पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कौन कौन है प्रतापगढ़ से बताना कमेंट करके। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है ये माहदहा, और यहीं से ये साक्ष्य मिलता है। दूसरा यहाँ से प्रश्न निकलता है, क्योंकि एक ही प्रश्न से कई और नए प्रश्नों के उत्तर हमें तैयार करने हैं ना, तो अगला प्रश्न निकलता है कि ये कौन सा युग था पाषाण काल का। तो ये मध्य पाषाण काल का समय था। ये जो महदहा से जो ये साक्ष्य मिलता है ये किस युग का था, मध्य पाषाण कालीन था, मध्य पाषाण कालीन। ठीक है, दो प्रश्न यहां से तैयार हो गए, मध्य पाषाण कालीन था। और ये जो यहाँ पर एक इतिहासकार है जी.आर. शर्मा, ठीक है, जी.आर. शर्मा ने यहाँ पर महदहा में कहा है कि 3 चरणों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, इतिहास के 3 चरणों का यहाँ से साक्ष्य मिलता है, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि ये जो बूचड़खाना था यहीं पर एक कब्रिस्तान क्षेत्र भी था, ये इन्होंने बताया है। और इसी बूचड़खाने से क्या मिला है, सींग से निर्मित, हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण मिले हैं बड़े पैमाने पर,
ये बहुत संभावित प्रश्न है। अगला, बड़े पैमाने पर मध्य पाषाण काल में किस स्थान से बड़े पैमाने पर सींग और हड्डियों से निर्मित आभूषण मिलते हैं? तो वह स्थान है प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। बहुत जरूरी है कि जो फैक्ट है उसका बहुत डिटेल से आप जाने। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन बी नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल से, और ऑप्शन डी आरंभिक ऐतिहासिक काल से। आरंभिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नरहन संस्कृति है ये इनमें से किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और ताम्र पाषाण काल क्या था? मैंने बताया था, वह दौर जब मनुष्य धीरे धीरे पाषाण उपकरणों को छोड़ रहा था और ताम्र उपकरणों का प्रयोग बढ़ा रहा था। तो एक संक्रमण का दौर था जब पाषाण यानी कि पत्थर और तांबे दोनों से संयुक्त रूप से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इतिहास के इस काल को ही हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चालकोलिथिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति। ठीक है, और ये कहां पर है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह में पड़ती है और घाघरा नदी के किनारे है। और ये जो नरहन संस्कृति है वर्तमान गोरखपुर में है। ये वर्तमान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वर्तमान गोरखपुर जिला का एक बहुत ही ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र है ये। और यहाँ की जब खुदाई हुई तो यहाँ से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला। ठीक है, और ये पता चलता है कि नरहन संस्कृति जो है ये यहाँ जिसे जो मिलती है वहां पर बहुत सारे खंबे मिले हैं जो जमीन में गड़े हुए थे और जो एक प्रकार से छतों को सहारा देने के लिए बनाए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जले हुए तिनके के निशान भी मिलते हैं, है ना, चूल्हे मिलते हैं बने हुए। तो ये नरहन संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण काल से जो गंगा घाटी में पाया गया है खुदाई में। ठीक है, अगला प्रश्न, अधोलिखित संस्कृतियों में से अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? बहुत ध्यान से समझना है, निम्न में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जिसका जो पाषाण कालीन संस्कृतियों में शामिल नहीं है। नहीं को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करें, क्योंकि कई बार होता है कि कौन उससे संबंधित है और कई बार होता है कौन उससे संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है किसका संबंध पाषाण काल से इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। ए सोहन संस्कृति, बी सोथी संस्कृति, सी मद्रासियन संस्कृति, और डी विंध्य संस्कृति। ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति इनमें से पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो फिर क्या है सोथी संस्कृति? चलो इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। देखो, राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले में ये पड़ता है। और सोथी संस्कृति, और यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड पाए गए हैं। ये पाषाण काल नहीं है, तो कौन सा किस काल का है? प्राक हड़प्पन। प्राक हड़प्पन क्या है? हड़प्पा से पहले, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे ना हड़प्पा संस्कृति तो हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति बहुत विकसित थी, लेकिन हड़प्पा संस्कृति का विकास अचानक नहीं हुआ। हड़प्पा संस्कृति से पहले कुछ पूर्व हड़प्पन संस्कृतियां थी जिन्हें हम प्राक हड़प्पन कहते हैं, जिनमें से एक सोथी संस्कृति भी थी। तो सोथी संस्कृति पाषाण काल की नहीं बल्कि उसके काफी बाद में जाकर के हड़प्पा से ठीक पहले की संस्कृति थी, जिसके साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? राजस्थान के बीकानेर जिले से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे मृदभांड मिले हैं। और ये जो अमलानंद घोष, इतिहासकार अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ये मानते हैं कि ये सोथी संस्कृति जो है ये हड़प्पा से ठीक पहले की यानी कि प्राक हड़प्पन संस्कृति के अंतर्गत आती है। ठीक है, इनमें जो अन्य संस्कृतियां हैं जैसे सोहन संस्कृति, मद्रासियन और विंध्य संस्कृति, ये सब पाषाण युगीन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से पाई गई है। लेकिन सोथी संस्कृति प्राक हड़प्पन संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये।
महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी कांसे से, ऑप्शन सी पीतल से, ऑप्शन डी लोहे से। देखो, इंसान ने पूरी सभ्यता में मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था, और जिस पशु को सबसे पहले पाला वो क्या था? वो था कुत्ता, डॉग, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। तो यहाँ पूछा गया है महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तो महापाषाण संस्कृति का संबंध है लोहे से। ठीक है, लोहे से इसका संबंध है। क्यों लोहे से संबंध है इसका? अब इसको समझिए, ये महापाषाण संस्कृति कहाँ विकसित थी? दक्षिण भारत में। ठीक है, और इसे महापाषाणिक क्यों कहा जाता है ये भी बताएंगे आपको। दक्षिण भारत में प्रचलित थी ये। एक्चुअली क्या था ना कि वहां पर जो कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों में जो कब्र मिली हुई है, उन कब्रों में एक ऐसी विशेषता पाई गई है जो उत्तर भारत में कहीं नहीं थी। क्या विशेषता थी? कि मृतकों के पास, यानी कि मृतकों को दफन करने के बाद उनके पास या उनके ऊपर एक विशाल पाषाण खंड स्थापित कर दिया जाता था। और ये पाषाण खंड कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता था कि समाज में या उस समय उसकी स्थिति क्या थी, है ना। तो ये पाषाण एक प्रकार से उसके सम्मान में, उसके जैसे आज भी होता है ना, किसी की मृतक किसी की जो दफन करने का स्थान है या शव जलाने का स्थान है, वहां पर उसकी स्मृति में कुछ इमारत वगैरह बनाई जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये रहा होगा दक्षिण भारत में। तो बड़े बड़े पाषाण खंड उन कब्रों के पास जो है स्थापित कर दिए जाते थे, जिस वजह से इसको महापाषाण संस्कृति कहा गया। तो फिर महापाषाण संस्कृति का संबंध लोहे से है, इसका क्या मतलब है इसको भी समझो। इसका मतलब ये है कि ये जो लौह काल है, ये लोहे की प्राप्ति दक्षिण भारत में कब से हुई? महापाषाण, यानी कि जब दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का प्रचलन था उसी समय दक्षिण भारत में लोहे का भी प्रचलन हो चुका था। यह साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए लोहे का जो लोहे की जानकारी कब से हुई, ये समय जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया, क्योंकि महापाषाण संस्कृति का संबंध क्या था? 1000 ईसा पूर्व। और ध्यान से समझिएगा, 1000 ईसा पूर्व का जो समय है ये महापाषाण संस्कृति का है, जो कि दक्षिण भारत में थी। तो यहीं पर लोहे की जानकारी मिलती है, लोहे के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो पता चलता है कि दक्षिण भारत में लोहा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में पा लिया गया था। सेम इसी समय अगर हम उत्तर भारत को देखें तो उत्तर भारत में कहीं भी लोहे के साक्ष्य इस समय नहीं मिलते हैं। लोहे के साक्ष्य इस समय नहीं मिलते। अतरंजी खेड़ा में, उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा हुआ स्थान है जहां से पहली बार लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार लोहे के साक्ष्य दक्षिण भारत से मिलते हैं, वो भी कहां से? महापाषाण संस्कृति से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लघु पाषाण उपकरण, है ना। लघु पाषाण उपकरण निम्न में से किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? और लघु पाषाण उपकरण प्रयोग करने के कारण उसे माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आए हैं, माइक्रोलिथिक। तो लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति के हैं? तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक है जहां के मानव जो है बहुत ही छोटे, लघु का मतलब ही होता है छोटे, बहुत छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया करता था, इसीलिए इसे लघु पाषाण उपकरण के नाम से जाना गया, या लघु पाषाण उपकरण वाली संस्कृति के नाम से जाना गया। तो आपको बताना है कि यह संस्कृति इनमें से किस युग या इतिहास के किसके अंतर्गत आती थी? ए निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी उच्च पुरापाषाण काल, और डी मध्य पाषाण कालीन। देखिए शब्दों में बड़ा कंफ्यूजन है ये, इसीलिए पाषाण काल थोड़ा सा ओवरलैप कर जाते हैं क्वेश्चन, और ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाते हैं। तो इसको बार बार पढ़ के आप कितना, ये यहाँ देखिए ये 3 ऑप्शन में पुरापाषाण काल यूज किया गया है और ये चौथे में पूरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अभी आपको इतिहास विभाजन बताया था उपकरणों के आधार पर, तो वहां बताया था पाषाण काल, वहां मैंने बताया था पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो ऊपर के तीनों देख रहे हैं ना आप, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, ये तीनों क्या है? पुरा पाषाण काल के ही अंग हैं। और ये जो चौथा है ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, और इसे माइक्रोलिथिक भी कहा जाता था। माइक्रोलिथिक भी कहा जाता था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि पहले ये माना जाता था
कि पुरा पाषाण से सीधे उच्च पाषाण आ गया है, मध्य पाषाण जैसा कोई काल नहीं था। लेकिन सबसे पहले, बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले 1867 यानी कि 1867 में किसने? C.L. कार्लाइल ने, ठीक है, C.L. कार्लाइल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। C.L. कार्लाइल, कार्लाइल ने यह बताया कि पुरा पाषाण और उच्च पाषाण के बीच में संक्रमण का एक और दौर था जिसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। ये बहुत छोटा समय था। तो मध्य पाषाण काल के, भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में पहली बार जानकारी C.L. कार्लाइल ने दी। कब दी? 1867, 1867 में दी। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में, ठीक है। और फिर इसी में ये पाया गया कि इस काल के लोग जो उपकरण यूज करते थे वे बहुत छोटे थे। अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखना, उपकरणों का साइज क्यों बदल रहा है? उपकरणों का साइज और उनका जो मटेरियल है वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि ये आप जानते हैं कि पाषाण कालीन लोगों का मुख्य जो जीवन का आधार था वह था शिकार। ये शिकार पर डिपेंड करते थे। तो जिन पशुओं का ये शिकार करते थे उन पशुओं के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा था। आरंभिक पशु बहुत बड़े हुआ करते थे तो उनको मारने के लिए अलग तरह के उपकरण चाहिए। पशुओं का आकार बदला तो उपकरणों का भी आकार बदल गया। ये इससे पता चलता है, ठीक है। तो इस जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति थी, इसके जो उपकरण थे ये बेहद छोटे हुआ करते थे, बेहद छोटे हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा समय आपको अगर बता दें तो पुरा पाषाण काल का समय क्या है? पुरा पाषाण का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है वो पुरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। जो ये जो है ना मध्य पाषाण काल, इसका समय क्या है? इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय मध्य पाषाण काल माना जाता है। और उसके बाद आ जाता है नव पाषाण काल जिसकी शुरुआत होती है 6,000 ईसा पूर्व से। 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को क्या कहा जाता है? इस समय को कहा जाता है नव पाषाण काल। और इसके बाद शुरू हो जाता है फिर ताम्र पाषाण और धातु काल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी दी। और फिर जब खुदाई हुई तो पाया गया कि इस समय के जो उपकरण हैं इतने छोटे हैं, आधे इंच से लेकर के पौन इंच के बराबर हैं। और कौन कौन से इनमें उपकरण हैं? जैसे ब्लेड है, छिद्रक है, स्क्रेपर है, ब्यूरिन है ना, बेधक है, चंद्रिक है, ये सारी चीजें इसमें पाई गई हैं। और इनमें फलक की बहुत प्रधानता है। फलक, ठीक है, फलक जो है उपकरण, फलक प्रकार के उपकरण में काफी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य पाषाण काल का एक और नाम है क्या? फलक संस्कृति। जान लो इसको, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें फलक का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा था, ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये वो दौर था जब हिमयुग की समाप्ति हो चुकी थी और हिमयुग की समाप्ति और नूतन काल का आरंभ हो चुका था। और इस काल के जो जीव थे वे आकार में छोटे थे जिनका शिकार करना था। तो जाहिर सी बात है कि पहले की अपेक्षा छोटे उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था, ठीक है। तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार हैंडेक्स कहां से मिला था? बता चुके हैं हम आपको, बहुत आसानी से आप बता दोगे। जल्दी से बता दो आंसर। ए बदमदुरै से, बी अत्तिरपक्कम से, सी पल्लवरम से और डी संगन कल्लू से। तो जी हाँ, सही आंसर है सी पल्लवरम से। और ये कहां पर है? मद्रास में, ठीक है। मद्रास में किसे मिला? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कब मिला? 1863 ईस्वी में ये मिला था, ठीक है। और ये जो इनको मिला था ये एक भूवैज्ञानिक थे पल्लवरम। तो इन्होंने खुदाई के दौरान वहां पर ये और ये जो हस्तकुठार था इसके स्वरूप को देख करके इन्होंने कहा कि ये सामान्य कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये कुछ अलग है। इसका मेटल, इसका मटेरियल अलग है और इसका स्वरूप अलग है। तो उसकी जब इन्होंने रिसर्च किया तो उसकी आयु पता चली और उसके आधार पर इन्होंने जाना कि एक पुरानी संस्कृति कोई थी जो इस उपकरण का प्रयोग किया करती थी। ये चीज इनको यहाँ से पता मिलती है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित थे ये भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। और ये जो
अत्तिरपक्कम है चेन्नई के निकट। ये विलियम किंग ने यहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। और बाकी ये जो संगन कल्लू है, ये संगन कल्लू दक्षिण भारत में नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, संगन कल्लू, ये ध्यान में आपको रखना है। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंडएक्स और क्लीवर उपकरणों के नाम है, ये कहां से प्राप्त होते हैं या किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? सबसे बड़ी मात्रा में हैंडएक्स और क्लीवर कहां से प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, कहां से प्राप्त होते हैं, चलो देखते हैं। ए नवपाषाण काल से, बी निम्न पुरापाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में, और डी आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी, निम्न पुरापाषाण काल में सबसे ज्यादा हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो है दक्षिण भारत की एक नदी घाटी है जिसका नाम है कोरतलयार। तो दक्षिण भारत की कोरतलयार नदी घाटी से पूर्व पाषाण कालीन जो सामग्रियां मिलती हैं, उन्हीं पूर्व पाषाण काल में जो प्रथम चरण है पूर्व पाषाण काल का, निम्न पूर्व पाषाण काल, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो बड़ी मात्रा में हस्त कुठार और क्लीवर मिले, ये कहां से मिले हैं? बद मदुरै नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, और ये किससे निर्मित थे? ये क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, जो जिनमें बड़ी मात्रा में हैंडएक्स, क्लीवर, कोर आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस किससे संबंधित है? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध किससे है? होमोसेपियंस जो है ये आधुनिक मानव की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, क्योंकि जो मानव की उत्पत्ति का विकास जो है, तो मानव की उत्पत्ति जो है वो एक क्रमबद्ध, डार्विन बताता है क्रमबद्धता का परिणाम है ना, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो उसने दिया है। तो होमोसेपियंस जो है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर केवल इतना ही है। ये क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया है कि इनमें से जो होमोसेपियंस है ये किसका प्रयोग करता था। तो सबसे पहले जान लो कि होमोसेपियंस किस काल के मानव या आधुनिक मानव का आरंभ किस काल से हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये वो दौर था जब हिम युग खत्म हो रहा था और नूतन युग का आरंभ हो रहा था, और यह था उच्च पुरापाषाण काल। कौन सा था? उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल के ठीक बाद क्या आ जाता है? मध्य पाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण कालीन मानव कौन था? होमोसेपियंस। ठीक है, ये जो होमोसेपियंस था ये मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता था, ये आपको बताना है। ए चॉपर का, बी ब्लेड का, सी हस्त कुठार का, हस्त कुठार यहां पर कर दो, हस्त कुठार, हस्त कुठार का, और डी चॉपिंग का। इनमें किस हथियार उपकरण का प्रयोग ये होमोसेपियंस मानव, आधुनिक मानव किया करता था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्लेड। ब्लेड से संबंधित है आधुनिक मानव होमोसेपियंस। ठीक है, ब्लेड से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो है इसका ब्लेड था। और ब्लेड का जाहिर सी बात है जीवों का स्वरूप बदल गया था, तो उपकरणों का भी स्वरूप यहाँ पर बदला जा रहा है। ठीक है, और ब्लेड का किनारा धारदार होता था, और ये मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जानवरों की खाल निकालने के लिए या पेड़ों की छाल उतारने के लिए। तो यहाँ ये पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल, इसको अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए ब्लेड का प्रयोग ये मानव होमोसोपियंस ने शुरू किया उच्च पुरापाषाण काल से। ठीक है, आगे, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बने हुए, बड़ी मात्रा में हड्डी से निर्मित उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, वो भी किस समय के? नवपाषाण काल के हैं। ये कहां से मिले हैं? ए छोटा नागपुर, बी चिरांद, सी चुनार, और डी मास्की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिरांद। ठीक है, चिरांद से बड़ी मात्रा में जो हड्डी से बने हुए औजार मिले हैं वे नवपाषाण काल के हैं। और ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है, और बिहार के सारण जिले में पड़ता है। सारण जिला है बिहार में, सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, और ऊपर प्रश्न में लिखा ही है नवपाषाण कालीन स्थल है, और बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण यहाँ से पाए गए हैं। और मुख्य रूप से हिरन के सींगों से बने हुए, ये भी पूछ लिया गया है एक बार, हिरन के सींगों से निर्मित। तो हिरन के
सींग से निर्मित उपकरण भी और यहाँ से पाए गए हैं। और मुख्यतः ये उपकरण क्या आभूषण के रूप में, ज्यादातर औजार भी हैं और आभूषण के रूप में भी पाए गए हैं। ठीक है, और ये जो चिरांद है ना, इसका उत्खनन या खुदाई किसने कराई थी? 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने कराई थी। 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसकी खुदाई जो है कराई थी, जहां से बड़ी मात्रा में ये साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ चिरांद के लोग जो है बांस बल्ली की झोपड़ी बना करके रहते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर मिल गया आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन परक का मतलब है इनमें से वो कौन सा काल है इतिहास का जब मनुष्य ने खाद्यान्न का उत्पादन करना शुरू किया। शुरुआत कहां से हुई? शिकार से, उसके बाद संहारक बना, उसके बाद उत्पादक बना, है ना, फिर उत्पादन करने लगा और अनाज आदि का प्रयोग जो है करने लगा। तो वो कौन सा दौर था जहां से खाद्य उत्पादन या कृषि की परंपरा यहां से शुरू होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ए मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल से, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल से। बी उच्च पूर्व पाषाण काल से। सी मध्य पाषाण काल से। डी नव पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर होगा डी नव पाषाण काल से। ठीक है, तो नव सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन जो है नव पाषाण काल में ही शुरू, यानी कि खेती बाड़ी की शुरुआत कहां से होती है? नव पाषाण काल से। ठीक है, मनुष्य का पहली बार परिचय हुआ कृषि से, इसी समय मनुष्य का पहली बार परिचय हुआ कृषि से। समय मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। नव पाषाण काल का समय क्या है? नव पाषाण काल का समय 6000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 3000 ईसा पूर्व तक चलता है। यानी कि 6000 ईसा पूर्व में मनुष्यों को कृषि की जानकारी हो गई थी। ठीक है, तो वो नव पाषाण काल का दौर था और इसमें जो है खेती बाड़ी का परिचय शुरू हुआ। हालांकि इस तरह से खेती नहीं होती थी, लेकिन एक परिचय शुरू हुआ। पहली बार इंसान मनुष्य ने सीखा यहाँ पर खेती करना और यहाँ पर कैसे जमीनों को कृषि योग्य बनाया जाए, धीरे धीरे ये शुरुआत हुई। ठीक है, और यहाँ गेहूं का उत्पादन किया गया। ठीक, और एक चीज याद रखना, भारतीय महाद्वीप में दो स्थान ऐसे हैं जहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला है कोल्ड-हिवा और दूसरा है मेहरगढ़, है ना, कोल्ड-हिवा और मेहरगढ़। और इसके अलावा आगे और एक नाम आएगा बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो है हाँ, लहुरा देव, इसको भी याद रखना। तो हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्ड-हिवा और मेहरगढ़ जो है ये नव पाषाण कालीन बस्तियां थी, जहां से चावल, कोल्ड-हिवा से चावल और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। फिर से जान लो, कोल्ड-हिवा से चावल और मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो नई खोज हुई है उसमें ये पता चला है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्ड-हिवा से नहीं, बल्कि उससे भी पुराने साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं, जो भारत में है। कहां पर, किस जगह पर है? ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ के पास लहुरा देव। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ कि नव पाषाण काल से व्यक्ति ने कृषि करना सीखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका आंसर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता था? किसे प्रागैतिहासिक का जनक, ऐसे भी ये प्रश्न पूछा गया, इनमें से किसे भारत के प्रागैतिहास का या प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है? किसी भी तरीके से पूछेंगे, आंसर एक ही होगा। ठीक है, किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ए कॉमयार्डे, बी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये जूसफुट लिख दिया है, ब्रूसफुट, इसको याद रखना, जो पीछे अभी इनके बारे में हम पढ़ चुके वही ब्रूसफुट। और सी एच डी सकलिया, डी डी टेरा। तो आप जानते हैं कि पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने सबसे पहला जो उपकरण है, पाषाण उपकरण, वो खोजा और इसी समय से प्रागैतिहास का आरंभ माना गया था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है वो कौन थे? ब्रिटिश जियोलॉजिकल जो जियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 1863 में पल्लवरम से जो हैंडेक्स खोजा, उसके बाद ही फिर प्रागैतिहासिक काल के संबंध में तमाम और नई खोजें शुरू हुई। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहां से हुआ था? यानी कि पशुपालन के
प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ए निम्न पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल में, और डी मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। इसका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। ये इसका संयुक्त आंसर है, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण। तो मध्य पाषाण काल के अंत में और नव पाषाण काल के आरंभ में जो बीच का दौर था, इसी समय पहली बार जो है पशुपालन का कार्य मानव ने शुरू किया। और भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये मिलते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है आदमगढ़। क्या नाम है स्थान का? आदमगढ़। ठीक है, कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पर सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा स्थान है राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागोर। ये प्रश्न बनेंगे आगे, मिलेंगे आपको। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागोर दूसरा वह स्थान है जहां प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो और ये समय किस में पड़ता है? मध्य पाषाण काल के अंत और नव पाषाण काल के आरंभ का ये दौर था। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पन संस्कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पन संस्कृति कौन सी है? ए कुल्ली संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, सी ईरानी संस्कृति और डी सुमेरियन संस्कृति। प्राक हड़प्पन का मतलब क्या है? जो हड़प्पा के पूर्व थी, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से ठीक पहले की जो संस्कृति थी, इनमें से कौन उसमें है? तो इनमें सही आंसर होगा ए कुल्ली संस्कृति। ठीक है, और कुल्ली संस्कृति जो है ये प्राक हड़प्पन संस्कृति का के अंतर्गत आती। मैंने बताया प्राक हड़प्पन संस्कृतियां ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी और इन्हीं के निरंतर विकास और इन्हीं की पृष्ठभूमि पर बाद में फिर हड़प्पा जैसी नगरीय और आधुनिक विकसित संस्कृति का उदय हुआ। तो इसका आंसर है कुल्ली संस्कृति। अगला क्वेश्चन, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ये जो तमाम युग हैं इतिहास के, इनको क्रम से लगाना है। बहुत आसानी से आप लगा लेंगे क्योंकि अभी अभी पीछे व्याख्या आपको बता दी गई है, बिल्कुल सही। सबसे पहले कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे पाषाण युग, है ना। सबसे पहले कौन सा युग आया है इनमें? पाषाण युग आया है। पाषाण युग के बाद कौन सा आया है? मध्य पाषाण युग आया है। उसके बाद क्या आया है? उसके बाद आया है नव पाषाण युग और सबसे लास्ट में आया है ताम्र पाषाण युग, है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 यहाँ पर कर लो। इसके साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 3 4 2 क्रमशः इतिहास का ये चरण है। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल, हालांकि पुरा पाषाण काल एक लंबा दौर था जो 3 भागों में बटा था, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण। लेकिन यहाँ संपूर्ण पुरा पाषाण पूछा है। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ए हस्त कुठार, इसको सही कर लो, हस्त कुठार। बी शल्क के बने जो क्या लिखा है ये, शल्क के बने फलक। जल्दबाजी में गलत किया है, शल्क के बने फलक। ठीक है, तीसरा है हड्डी के औजार और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो पूछा है प्रमुख, हालांकि ये सभी प्रयोग किए जाते थे लेकिन प्रमुख कौन सा था ये आपको बताना है। ऐसे में बहुत ध्यान रखना होता। तो सबसे प्रमुख था हस्त कुठार। क्या था? हस्त कुठार। हस्त कुठार जिसको क्या बोलते हैं? हैंड एक्स, है ना, हैंड एक्स बोलते हैं ना। तो ये हैंड एक्स ऐसा उपकरण था जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था, प्रमुख औजार माना गया है पुरा पाषाण काल का। और ऐसे ही हैंड एक्स को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले खोजा था पल्लवरम से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा गया? एकदम आसान प्रश्न, मैंने बताया था संक्रमण काल किसको कहा गया। ए नव पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरा पाषाण काल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और इसके बारे में मैंने बता दिया था किसने और कब इसकी खोज की, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है ये इसका क्या था? ये संक्रमण काल था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य पुरा पाषाण काल के
उपकरण जो है वो किससे बने थे, या कौन से उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के थे। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ए कोर से, बी फलक से, सी ब्लेड से, डी तांबे से या ताम्र से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल है ना, तो फलक से होंगे, फलक, इसलिए तो इसे फलक संस्कृति भी कहा गया था ना, फलक से बने थे। और फलक ब्लेड, फलक ब्लेड ये था, लेकिन फलक इसका ज्यादा था, इसलिए फलक इसका आंसर हो जाएगा। और इन्हें इसीलिए फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। आंसर वही जो वहीं से निकलेगा जहां पीछे व्याख्या बताई। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अब यहाँ ना तो गेहूं है ना चावल है, कृषि और कृषि में दोनों आ जाते, तो जो सबसे प्राचीन है वही अपने को बताना है। ए बोरी, बी मेहरगढ़, सी इनाम गांव और डी गिलुंद, गिलुंद, है ना। इसमें लहुरा देव का नाम नहीं है। देखो, अगर लहुरा देव होता तो सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य लहुरा देव, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई है ना, इसलिए शुरुआत में लहुरा देव ऑप्शन में ही नहीं होता था। तो अब यहाँ इन्हीं में से अपने को आंसर बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है जो भारत में कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मेहरगढ़। ध्यान देना, अगर इसमें लहुरा देव होता ऑप्शन तो हम उसी को लगाते, क्योंकि लहुरा देव नहीं है, इसलिए हमें यहाँ मेहरगढ़ लगाना होगा। थोड़ा सा इसको हम विस्तार से और पढ़ लेते हैं। जो मेहरगढ़ है ये अविभाजित भारत यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ मेहरगढ़, अगर आपको बताना हो तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है ना। और अविभाजित भारत में था ये, तो बलूचिस्तान में है ये। और लेकिन इससे भी प्राचीन जो है वो लहुरा देव में मिला है, लहुरा देव। और पीछे एक लहुरा देव के बारे में थोड़ा सा हम गलती से शायद प्रतापगढ़ आपको बता गए थे। लहुरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, ये फैक्ट जान लो लहुरा देव के बारे में। लहुरा देव सबसे प्राचीन है। ये मेहरगढ़ का जो साक्ष्य है ये 7000 ईसा पूर्व का है, और लहुरा देव का जो साक्ष्य है ये 9000 ईसा पूर्व का है। 9000 ईसा पूर्व के खेती के साक्ष्य, जो कि इससे भी पुराने हैं। और ये है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर जिले में ये लहुरा देव पड़ता है। और यहां से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ये बहुत ध्यान में रखना। कोल्डहीवा इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के पास जो है बेलन घाटी, वहां से कोल्डहीवा पड़ता है, जो पीछे हमने बताया था ना कोल्डहीवा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। कायथा संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है ये। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। ठीक है, तो हमें इसका आंसर देना है और बताना है कि कायथा संस्कृति के अवशेष, जैसे क्योंकि कायथा स्थान भी है ना जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिलहाल आपको यहाँ राज्य के स्थान से ही बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी मध्य प्रदेश। कायथा बी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहां पर कायथा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कहा, नर्मदा घाटी, कहां पर, नर्मदा घाटी, इसको नर्मदा घाटी से मिलते हैं। और इस कायथा संस्कृति की जो खोज है वो किसने की, बी.एस. वाकड़कर ने, बी.एस. वाकड़कर ने। अच्छा, बी.एस. वाकड़कर के नाम से याद आ गया, इन्होंने एक और काम किया है, इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की ऐतिहासिकता को समझा था, वाकड़कर ने ही। आगे आएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो वाकड़कर ने कायथा संस्कृति को बताया। और कायथा संस्कृति क्या है, कायथा संस्कृति एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ये जो कायथा संस्कृति है ना, ये क्या है, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कायथा संस्कृति का जो समय है ये 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी से ये मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, हथनौरा में, हथनौरा का नाम आपने सुना होगा कई बार। हथनौरा में पूर्व
पाषाणिक मानवों के जीवाश्मों की खोज की गई थी? किसके द्वारा? ए एच.डी. साकलिया द्वारा, बी एन.के. सोनकिया द्वारा, सी बी लाल के द्वारा और डी जी.आर. शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ए.के. सोनकिया के द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, ए.के. सोनकिया ने इसकी खोज कब की थी? 1982 में, 1982 में। ठीक है, 1982 में की थी। पहले राइट आंसर का टिक कर देंगे। ए.के. सोनकिया ने 19 इसको ठीक से कर लो, 1982 में जो है ये इसकी हथनौरा से पूर्व पाषाण काल के मानव जीवाश्मों की खोज की थी ना, मानव जीवाश्मों की खोज की थी। और ये मानव जीवाश्म क्या था? मानव की खोपड़ी, मानव खोपड़ी। ठीक है, मानव खोपड़ी का जीवांश देखो, जब तक हम जीवित रहते हैं ना स्थिर होता है, अब मर जाते हैं तो खोपड़ी बन जाते हैं। तो मानव खोपड़ी का जीवाश्म जो है ये मिला। ये सबसे प्राचीन जीवाश्म है भारतीय उपमहाद्वीप में का, ये सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि मानी गई थी कि मानव खोपड़ी का ये जीवाश्म यहाँ से मिला। फिर इसकी खोज करके इसका समय ज्ञात किया गया। ठीक है, ये सोनकिया ने किया था, एच.डी. सालकिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्न में से किस राज्य के नाम पर नामित की गई है? जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से? इसको ऐसे समझो, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। ठीक है, ये नार्वे संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? तो जोरवे संस्कृति का संबंध है महाराष्ट्र से। जोरवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, और जोरवे संस्कृति है किस युग की? तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये जोरवे। कहाँ मिली है? महाराष्ट्र में केंद्रित है। महाराष्ट्र से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा जोरवे संस्कृति के जो तमाम क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? नेवासा, दायमाबाद, है ना, ये सारे जो स्थल हैं वो इसी जोरवे संस्कृति से ही संबंधित है। दायमाबाद बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही है, ये ध्यान में रखना। दायमाबाद भी जोरवे संस्कृति का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण कालीन पुरा स्थल गुफराल या गुफकराल किस राज्य में स्थित है? ताम्र पाषाण कालीन पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक और डी उत्तराखंड। तो सही आंसर है इसका बी, जम्मू कश्मीर से स्थित है गुफकराल। और ये जो गुफकराल जो है ये वास्तव में पुरा स्थल है। पुरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल, ताम्र पाषाण कालीन है ये, और ये यहाँ से मिलता है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें मिली हैं, जैसे एक तांबे की हेयर पिन मिली है यहाँ से, है ना। और यहाँ से एक जो है 2 कक्षीय आवासीय गड्ढे मिले हैं, गड्ढे मिले हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ही बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ये चीजें मिली हैं। आगे प्रश्न आएंगे तो बताएंगे। फिलहाल ये गुफकराल जो है ये जम्मू कश्मीर से है। यहाँ भी बुर्ज होम मिले हैं, गड्ढे, गड्ढा घर जिसको बोलते हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके, वो भी यहाँ से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ए नेवासा, बी इनाम गांव, सी दायमाबाद, डी महेश्वर। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या अगर ध्यान से सुनी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर आप बता दोगे फटाफट, है ना। तो आपने देखा था नेवासा, इनाम गांव और ये दायमाबाद, ये सभी किससे संबंधित थी? ये जोरवे संस्कृति से संबंधित थी, जो कहां पर थी? महाराष्ट्र में। लेकिन माहेश्वर का नाम कहीं भी नहीं था, तो माहेश्वर का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, इनमें से महेश्वर का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। और महेश्वर जो है ये मालवा से संबंधित है, और ताम्र पाषाणिक संस्कृति है मालवा में। ये मालवा में स्थित एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। जबकि बाकी सारे नाम जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास
का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला? अधिवास विन्यास का मतलब है कि जो निवास योग्य जो स्ट्रक्चर था जहां पर लोग रहते थे, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है? ए, इनाम गांव से, बी, जोरवे से। देखो, जोरवे एक स्थान था, सर्वाधिक साक्ष्य जोरवे से मिले, इसलिए जोरवे संस्कृति कहते हैं, तो इनाम गांव इसी संस्कृति के अंतर्गत आता था। तो जोरवे से, इनाम गांव से, बाल्की से, नवदा टोली से, कहां पर सबसे अच्छे प्रमाण मिलते हैं अधिवास विन्यास के, ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे सही आंसर होगा इनाम गांव से। तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति की सबसे विकसित अवस्था थी। जोरवे संस्कृति की सबसे विकसित अवस्था थी। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। पीछे कई बार हम लोग जान चुके हैं। और यहाँ पर ना चूल्हे मिले हैं, इसके अलावा मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान, ये सारी चीजें मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव जो है। और इनमें से इनमें से मतलब 100 से भी अधिक घर पाए गए हैं इनाम गांव से। तो यहाँ से अधिवास विन्यास का सबसे बेहतरीन प्रमाण मिलता है इनाम गांव, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र से। और जोरवे संस्कृति का पार्ट था, जो कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। तो ये थी हमारी आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, जैसे कि मैंने बताया, 2025 स्पेशल न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम सोच रहे हैं ज्यादा से कई बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मैक्सिमम बच्चे शुरू हो जाएं इसमें, तो बैच स्टार्ट कर दिया जाए ऑनलाइन, किसी का छूटे नहीं। हालांकि रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन लाइव क्लास करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन बैच शुरू किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप साकेत सिविल सर्विसेज ऐप पर जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डायरेक्ट टीचर से, और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्पेशल बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। तो एग्जाम की डेट से ठीक पहले ये खत्म कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। काफी डिटेल्स वाला ये बैच होगा। इसके अलावा क्रैश कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली प्रैक्टिस पर आएंगे, जिसमें पाषाण काल का पार्ट 2 आपके लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक है।